कबीर माया पापणी हरि सू करे हराम, मुखी कड़ियाली कुमति की कहण न देई राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ लैंड एंड लॉ चैनल पर, एक ऐसा मंच जहां पर हम जटिल कानूनी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन एग्रीकल्चरल प्लॉट परचेज करने की कंप्लीट चेकलिस्ट। इसको हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर इंतजार कर रहा है आपके सपनों का प्लॉट। जी हाँ, ऐसे मैसेज कितने आते हैं आप लोगों के पास? हमें तो बहुत सारे आते हैं, दिन में शायद 50 मैसेज हम रोज पढ़ते होंगे। पर प्लॉट खरीदने के पहले आपको कुछ जरूरी दस्तावेज देखने चाहिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो पर। प्लॉट बेसिकली होता क्या है? प्लॉट इज बेसिकली ए पीस ऑफ लैंड। एक जमीन का टुकड़ा होता है प्लॉट, और डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए खरीदा जाता है, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल। इस वीडियो में हम प्रायतः रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए ही प्लॉट परचेज करने के डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे। प्लॉट खरीदने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स हम चेक करते हैं, उन्हें जानने से पहले हमें शायद रिस्क्स जो इनहेरेंट होते हैं एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, वो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे टाइटल और एनकम्बरेंस, तो वो जो टाइटल है वो उस ओनर के पास अभी कैसे आई है, वो जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा क्या CLU रिस्क एक होता है कि कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज, तो क्या लैंड यूज परमिशन है। जोनिंग रिस्क, क्या कहीं लैंड किसी फॉरेस्ट एरिया में तो नहीं आता, ग्रीन एरिया में तो नहीं आता, कहीं एंक्रोचमेंट तो नहीं है वहां पे। इन्वेस्टमेंट रिस्क कि मतलब एप्रिसिएशन कितना मिलेगा, रेंटल इनकम क्या मिलेगी या हमें नहीं मिलेगा आगे जाके, क्या यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आगे जाके डेवलप होगा या फिर नहीं होगा, कोई प्लान वहां पे आने वाला है। प्लॉट की कनेक्टिविटी कैसी है, प्लॉट के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, सीवेज सिस्टम है कि नहीं, प्लॉट 2 साइड ओपन है या 3 साइड ओपन है, 4 साइड ओपन है, ये जान लेना बहुत जरूरी होता है। फिजिकल सर्वे कराना बहुत जरूरी होता है प्लॉट का। एंक्रोचमेंट्स तो नहीं है, कई आसपास जो आपके पड़ोसी हैं या फिर आपके जो बगल में रहते हैं, उन्होंने कोई एंक्रोचमेंट तो नहीं कर रखी, क्या उस जगह की मिट्टी ऐसी है कि वहां पे घर बन सकता है या नहीं बन सकता। ये सारी चीजें सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट लैंड जोन्स होते हैं, उनसे भी आपको भली भांति परिचित होना होगा। व्हाट डू डिफरेंट लैंड जोन्स मीन? प्लॉट खरीदने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि जहां आप प्लॉट ले रहे हैं वो सरकार द्वारा अधिकृत जमीन है भी कि नहीं। क्योंकि कई बार आप क्या करते हैं, आप प्लॉट ले लेते हैं, पर बाद में कई दिनों बाद अथॉरिटी से एक नोटिस आता है कि आप वहां पे प्लॉट घर बना ही नहीं सकते। आपको उस जगह का मास्टर प्लान सही से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि वो प्लॉट जहां पे आप परचेज कर रहे हैं वो जोन में फॉल करता है या नहीं करता है। चलिए देखते हैं कितने तरीके के जोन होते हैं। जोन एक होता है रेड जोन। रेड जोन लैंड्स आर मेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे हाई राइज मकान बनाने की आपको इजाजत नहीं मिलती और ये सेमी डेवलपमेंटल लैंड होते हैं। ग्रीन जोन एक होता है। ग्रीन जोन मतलब यहाँ पे ओपन एंड ग्रीन स्पेसेस होते हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर्पसेस के लिए ही आप लैंड ले सकते हैं। एक होता है येलो जोन। ये मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट होता है, बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल पर्पसेस कैन बी कैरिड आउट इन दिस प्लेस। लाइट शेड ऑफ, इसमें एक और वेराइटी आती है, लाइटर शेड ऑफ येलो विच कैन बी यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। तो एक और जोन जो होता है वो है ब्लू जोन। ब्लू जोन डोनेट्स commercial and retail spaces on a map, while a darker shade indicates retail and hospitality spaces. A lighter shade represents area where office and business centers can be developed. तो ये थोड़ा समझना, ये हम इस पे हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। एक ग्रे जोन भी होता है, ग्रे जोन कलर जोन होता है जहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एक पर्पल शेड भी होता है जो फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट्स और जनरल इंडस्ट्रीज को डिनोट करता है। एक पर्पल जोन में ही एक डार्कर शेड और होता है जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जोन को डिनोट करता है। इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो आगे जाके जरूर बनाएंगे। और अब डिस्कस करते हैं कि प्लॉट आप कैसे परचेज कर सकते हैं। हाउ टू परचेज ए प्लॉट। प्लॉट आप किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या स्टेट अथॉरिटी से भी परचेज कर सकते हैं, जैसे येड़ा हो गया, नगर निगम। यहाँ पे गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है और वो पूरे टाइटल चेन और डीड्स
एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करके उसको कन्वर्ट करके आपको देती है। इसमें नेग्लिजिबल रिस्क होता है, परचेजिंग रिस्क इसमें बहुत कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही सारा हेडेक लेती है, उस डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करके अलॉट करती है और फिर आपको प्रोवाइड करती है। दूसरा तरीका है प्लॉट परचेज करने का प्राइवेट डेवलपर्स के साथ। जैसे प्राइवेट डेवलपर्स होते हैं बहुत सारे, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, जो प्लॉट काट के बेचते हैं। यहाँ पे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, सबकी सुविधाएं सब कुछ सुनिश्चित करके वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें भी नेग्लिजिबल रिस्क होता है, पर आप अगर प्राइवेट डेवलपर्स की हिस्ट्री अगर ढंग से देखेंगे, अच्छे डेवलपर्स के साथ अगर परचेस करेंगे, तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। वहाँ पे वही सारी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करना उनकी हेडेक होती है। तीसरा है प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यहाँ पे कन्वर्टेड और नॉन कन्वर्टेड लैंड भी हो सकती है। यहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल रहना होता है, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने लैंड आपको देते हैं। यहाँ पे आपको लैंड यूज रीयूज चेंज कराना होता है, जो आजकल एक बहुत बड़ा हेडेक है। बहुत मुश्किल है लैंड यूज चेंज करवाना एग्रीकल्चर या कमर्शियल पर्पसेस के लिए। आगे बढ़ने से पहले वो सारे लॉस जो गवर्न करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को, उनको जानना बहुत जरूरी है। तो ये वो सारे लॉस हैं जिनके तहत आप प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे या सेल करेंगे या बाय करेंगे। सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये दिस लॉ गवर्न्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड रियल एस्टेट। इट स्पेसिफाइज द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसफर्स एंड प्रोवाइड्स फॉर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ पार्टीज। दूसरा है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, रेरा जिसको कहते हैं। इसके तहत रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है फॉर द सेल ऑफ फ्लैट्स, प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। तीसरा इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ये लॉ इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी एंड लीगैलिटी इन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस बाय प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स। इसके तहत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी एक्ट होता है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है टाइटल डीड या मदर डीड। तो इस डॉक्यूमेंट पर सेलर की ओनरशिप एब्सोल्यूट होनी चाहिए। यहाँ पे क्लियर, कोई भी यहाँ पे क्लैरिटी में यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी इसके नाम पे नहीं है, और इसमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उससे संबंधित सारे चेन डॉक्यूमेंट्स को भी आपको चेक करना चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं कि जीपीए या पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू वो प्रॉपर्टी कन्वे करते हैं या फिर सेल करते हैं। इससे क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी तो बच जाता है, लेकिन जीपीए से प्लॉट ना खरीदने की ही हम सलाह देंगे, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी जो कोई भी इशू करता है वो कभी भी रिवोक कर सकता है। सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये एक लैंडमार्क केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें ये बताया गया है कि पावर ऑफ अटर्नी कैन नॉट बी यूज्ड टू इफेक्ट ए वैलिड सेल ऑफ प्रॉपर्टी। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू अगर आप किसी प्लॉट को या सेल को परचेज या सेल भी करते हैं तो वो एक दंडनीय अपराध है। हमेशा सेल्स डीड के तहत वो रजिस्टर होनी ही चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सेल डीड, और ये सेल डीड रजिस्ट्रेशन ऑफिस में फॉर्मलाइज करता है कि यहाँ पे किसी सेलर ने आपको प्रॉपर्टी बेची है। सेल डीड आप अगर किसी रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे वहां पे, तो फिर आप आपके एरिया के, तो वहां पर आपको रजिस्टर होती है। और इसके साथ साथ चैनल डॉक्यूमेंट्स चेक करना बहुत जरूरी है कि वो प्रॉपर्टी किसके थ्रू आई। सपोज ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो वो कैसे वहां तक उस तक पहुंची, वो सारी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और वो सारे कहाँ पे, वहां पे कुछ भी गैप ना हो। अगर गैप है तो आप चेक करा लें कि कहीं पे वो कहीं उस पर कोई लोन तो नहीं लिया गया, कोई मोर्गेज तो नहीं है वहां पे, वो आपको चेक करना जरूरी है। तीसरी चीज सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, लैंड यूज सर्टिफिकेट। तो आपको लैंड रीयूज क्लासिफिकेशन आपको चेक करना बहुत जरूरी। जैसे हमने अभी जोन्स हमने डिस्कस किए थे कि कौन से जोन में वो प्रॉपर्टी आती है। इसके लिए आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं, और कि ये रेसिडेंशियल या कमर्शियल पर्पसेस के लिए सूटेबल है भी कि नहीं। और बेसिकली ये 15 से 20 दिनों में आपको आरटीआई का रिप्लाई जो एजेंट अथॉरिटी होती है वो आपको प्रोवाइड कर देती है। चौथी चीज होती है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ये शो करता है कि वहां पे उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लीगल लायबिलिटीज नहीं है। कई बार क्या होता है, आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और 4 या 5 साल बाद आपको एक लीगल नोटिस मिलता है कि इस पे मोर्गेज था, आपने पे करना है। वो पिछले
ओनर का है, लेकिन जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाती हैं। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि हमें इस लॉ का पता नहीं था, हमें ये नहीं पता था, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये एक बहुत बड़ी बात है इंडियन लीगल सिस्टम में। तो आपको केयरफुल रहना होगा। तो आपको ये चेक करना चाहिए कि कहीं प्रॉपर्टी गिरवी तो नहीं रखी, और आप कोई उस पर लोन तो नहीं लिया गया। तो 2 साल तक के बाद कई बार प्रॉपर्टी लेते हैं, 5 साल बाद आते हैं तो भी कई बार नोटिस आ जाते हैं। तो इसलिए आपको रजिस्ट्रार के पास जाके एक फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म 22 कहते हैं उसे। और इस रजिस्ट्रार आपको 15 से 20 दिन के अंदर रिप्लाई कर देता है। तो आपने इनकम्बरेंस चेक कर लिया, आपने फिर सेल डीड चेक कर ली, टाइटल डीड चेक कर ली, लैंड यूज सर्टिफिकेट आपने चेक कर लिया। अब बात आती है प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसको आप रेवेन्यू ऑफिस में जाके चेक कर सकते हैं, और ये काफ़ी चीज़ें क्लियर भी कर देता है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स वही भरता है जिसके नाम पर आपका प्लॉट है। और आपको पूरे सारे प्रॉपर्टी के ड्यूज सारे क्लियर हैं या नहीं, वो भी यहाँ पे आपको पता लग जाता है। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्टी ले ली, प्लॉट ले लिया, अगर उस पर टैक्स रहता है या फिर उसमें कुछ ड्यू रहता है, बकाया रहता है, तो एक लंबा चौड़ा पेनल्टी आपको भरना पड़ सकता है। एक और ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट होता है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन को हम जमाबंदी भी बोलते हैं। कई जगह डिफरेंट डिफरेंट टेर्मिनोलॉजीज डिफरेंट होती है, वहाँ पे इसे दाखिल खारिज बोलते हैं, नामांकन बोलते हैं। What is mutation? Mutation होता क्या है? Mutation in the context of transfer of property refers to the process of updating the land revenue records with the local revenue authority to reflect a change in the ownership of the property details. मतलब जब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी तब सिर्फ रजिस्ट्री में आपका नाम चेंज हुआ, लेकिन दूसरी जगहों पर भी आपका नाम चेंज होना जरूरी है। जैसे दूसरे विभाग होते हैं, सरकारी विभाग, उधर भी आपको प्रॉपर्टी का जो मालिक है उसका नाम आपका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। म्यूटेशन ये सुनिश्चित करता है कि गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड्स पर आपका जो स्टेटस है, आपका जो राइट है, वो एक्यूरेट है और वो चैलेंज नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसीलिए रेरा सर्टिफिकेट चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। 2 रेरा सर्टिफिकेट मिलते हैं, ये बात जाननी बहुत जरूरी है। बिल्डर्स को 2 रेरा सर्टिफिकेट मिलते हैं। एक होता है बेसिक सर्टिफिकेट, एक होता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स। कई बिल्डर्स क्या करते हैं, सिर्फ प्राइमरी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। जो सर्टिफिकेट होता है वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन कब तक है, प्रोजेक्ट अगर डिले हो रहा है तो उसमें कितनी एक्सटेंशन है, क्या उस रेरा सर्टिफिकेट में कहीं कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है, कोई क्या उसने क्वार्टरली रिपोर्ट्स उसने प्रोवाइड करी हैं या नहीं करी हैं। अगर बिल्डर ने क्वार्टरली रिपोर्ट्स प्रोवाइड नहीं करी हैं तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। वहाँ पे आपको उस बिल्डर के साथ प्रोसीड नहीं करना चाहिए। या फिर अगर उस बिल्डर के अगेंस्ट कंप्लेंट्स भी हैं बहुत सारी, तो आपको उस बिल्डर के साथ ट्रांजैक्शन आपको अबैंडन कर देना चाहिए, वहाँ पे आपको प्रोसीड नहीं करना चाहिए। और ये भी चेक वहाँ पे डिटेल करना बहुत डिटेल्स में देखना बहुत ज़रूरी है, क्या बिल्डर ने वो लैंड यूज़ जो उसने चेंज करवाया है, जो रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए चेंज कराया है, उसमें कोई ऑब्जेक्शंस तो नहीं है, उसमें वहाँ पे कोई लीगल डिस्प्यूट्स तो नहीं है। और या फिर प्रोजेक्ट कितना फाइनेंस्ड है, क्या प्रोजेक्ट फाइनेंस्ड है भी कि नहीं, ये डिटेल्स जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप प्राइवेट इंडिविजुअल से अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ये देखना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है, तो फिर शायद कोई डिविजन्स तो नहीं है, कोई और उसके अंदर क्लेम तो नहीं करेगा, क्या प्रॉपर्टी का कोई पार्टीशन हुआ है, कोर्ट में स्टे तो नहीं चल रहा। ये सारी डिटेल्स जाननी बहुत ज़रूरी है। आखिरी डॉक्यूमेंट है वो है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। ये आपको तहसीलदार के ऑफिस से मिलती हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने बहुत ज़रूरी हैं, और हम आपको आगे जाके इनके फॉर्मेट्स और फॉर्म्स आपको दिखाएंगे भी ये कैसे होते हैं, ताकि आपको क्लियर एक आइडेंटिटी मिले, एक प्रैक्टिकल आपको एक्सपोजर मिले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप चेक करने चाहिए प्रॉपर्टी लेते वक्त। कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन कर रहे हो तो आप बहुत ध्यान से साइन कीजिएगा, क्योंकि कई बार उसमें क्लॉजेस ऐसे होते हैं कि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि दोनों पार्टीज के लिए कभी फोरफीट करना। कॉन्ट्रैक्ट आप ध्यान से पढ़ें। तो इन सब चीज़ों के लिए आप एक लीगल एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं जो ये रिव्यू करे डॉक्यूमेंट्स। हम आपको एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस यहाँ पे देना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि
जो लॉयर आप अपॉइंट करते हैं उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट आपको बाइंड करना बहुत जरूरी है कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी को जाके डिस्क्लोज ना करे, क्योंकि जो रिव्यू कर रहा है अगर वही आपको सही जानकारी नहीं देगा और वो कोल्यूड हो जाएगा बाई चांस, देन आपके लिए एक बहुत बड़ा लॉस। आप चाहें तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे पास एक डेडिकेटेड लीगल टीम है जो प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हमारे साथ बने रहें। हम एक और कानूनी विषय पर एक ऐसे ही वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।